गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर तक में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे थे। तो मैं आपको बताया था कि दो तरह से हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं। एक्चुअल में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का दो एनालिसिस करते हैं। एक था हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा था हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग पढ़ते हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का कंडीशंस क्या क्या हो सकता है, मतलब कौन कौन सा प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। जबकि अगर हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पढ़ेंगे तो वो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि अगर जो भी प्रोडक्ट हमारा बना है तो उसका अमाउंट कितना होगा, अगर कोई गैस निकल रहा है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा एसटीपी एनटीपी पे, ये सब सारा कुछ। तो जो क्वालिटेटिव वाला पार्ट था वो मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप अच्छे तरीके से आपको सारा कुछ समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। हम लोग डिफरेंट केसेस में उसको डिस्कस भी किए थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग अपने टॉपिक को प्रोसीड करते हैं और हम लोग क्वालिटेटिव कर चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस हमारा? क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटी वाइज अब पढ़ेंगे, राइट नाउ। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब क्या चीज़ हो गया? ये क्वांटिटी वाइज कि कौन सा चीज़ हमारा कितना बनेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ कि कैथोड पे ये निकल रहा है, एनोड पे ये हमारा मिल रहा है, तो उसका कितना क्या अमाउंट मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सब टाइप से अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो वही हमारा कौन सा एनालिसिस हो गया? दैट इज बेसिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करते हैं। देखिए, तो क्वांटिटी या फिर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट कैथोड और एनोड, कि कितना हमारा क्या बना है कैथोड या एनोड पे, इस अमाउंट को, उसके अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए माइकल फैराडे साइंटिस्ट जो थे वो बेसिकली अपना इलेक्ट्रोलिसिस का लॉ दिए। आई बात समझ में? दो लॉ दिए जिसको हम लोग बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। और बेसिकली दो लॉ है, तो उसी को हम लोग लॉ के बेसिस पे पढ़ते हैं। तो एक्चुअल में क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ने के लिए हम लोग को फैराडे का लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। चलिए देखिए हम लोग कैसे इसमें करते हैं। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे या फैराडेज फर्स्ट लॉ, ठीक है। देखिए क्या था फर्स्ट लॉ, सिंपल सा आप जैसे देख सकते हो। जैसे इस केस में हमारा क्या चीज़ है, जैसे मान लीजिए सपोज करो आप कि किसी भी हमारा कोई भी हमारा इलेक्ट्रोड है, उस पर सपोज कीजिए कि सोडियम हमारा रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि रिएक्शन ये हो रहा है कि Na+1 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करके न्यूट्रल Na में डिपॉजिट हो जा रहा है, तो ये हमारा क्या चीज़ है? पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या इलेक्ट्रॉन को गेन करके, मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। दैट मीन्स यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो पक्का ये कौन सा इलेक्ट्रोड पे ऐसा हो रहा होगा? हमारा कैथोड पे हो रहा है, राइट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ Na+ रिक्वायर्ड 1 मोल इलेक्ट्रॉन टू गेट न्यूट्रलाइज्ड। 1 मोल Na+ कितना हमारा मोल इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिक्वायर किया? 1 मोल इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो न्यूट्रल हो सका। एंड मैं आपको चार्ज के बारे में बता चुका था, क्योंकि जो भी हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उसमें मोल के टर्म्स में इक्वेट करते हैं, मॉलिक्यूल के टर्म्स में, एटम के टर्म्स में इक्वेट नहीं करते हैं, मोल के टर्म्स में इक्वेट करते हैं ना। और मैं आपको एक चीज़ बता चुका था कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? दैट इज 1 फैराडे, जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं? 96500 कूलम, राइट। तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछ दूं कि अच्छा आप ये बताओ कि कितना चार्ज का हमारा रिक्वायरमेंट हुआ सोडियम को न्यूट्रलाइज होने के लिए या सोडियम को कैथोड पे डिपॉजिट होने के लिए, तो अगर मैं चार्ज की बात करूं तो यहाँ इसके 1 मोल के लिए कितना हमारा चार्ज लगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगा। एंड 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1 फैराडे। तो इस केस में भी चार्ज कितना हो गया? दैट इज 1 फैराडे, राइट। एनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जबकि अगर इसी रिएक्शन में मैं बात करता है कि हमारे पास 1 मोल नहीं, कितना मोल सोडियम है? 2 मोल सोडियम है, तब इसको डिपॉजिट होने में कितना लगता है? तो बैलेंस करते पहले हम लोग इक्वेशन को, 2 मोल सोडियम रिक्वायर्ड 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में अगर मैं चार्ज की बात करूं तो 1 मोल सोडियम के लिए 1 फैराडे था, तो 2 मोल सोडियम के लिए 2 इंटू 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे, दैट मीन्स चार्ज कितना आ गया? 2 फैराडे। चार्ज ये कैसे कैलकुलेट किए? तो हम लोग नंबर ऑफ मोल ले लिए, जो भी डिपॉजिट हो रहा है उसका, तो
तो नंबर ऑफ मोल इस केस में ले लिए सोडियम का मल्टीप्लाइड बाई कितना हमारा n फैक्टर या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वही उसके मोल को डिटरमाइन करेगा। 1 रहेगा तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फराडे, 2 रहेगा तो 2 मोल, हम 2 फराडे, दैट मीन्स n इंटू n फैक्टर। n फैक्टर मैं आपको बता चुका हूँ, n फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर आपका जितना आपका इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस हो रहा है सो, राइट। आई बात समझ में? चलिए देखिए, तो इस टाइप से हम लोग आसानी से करें। तो इस केस में ऐसा, अगर मैं दूसरे केस में अगर आपको बोलूं कहीं पे कैथोड, हर जगह रिडक्शन हो रहा है मतलब कैथोड पे हो रहा है, कहीं पे हमारा रिएक्शन ये हो रहा है कि Mg2+ ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके न्यूट्रल मैग्नीशियम में हमारा कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीशियम सॉलिड में, राइट। इसको तो पहले बैलेंस करेंगे इक्वेशन को और पूछ देंगे कि कितना चार्ज हम लोग को मैग्नीशियम को चाहिए होगा कैथोड पे डिपोजिट होने के लिए। तो पहले तो बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, चार्ज को भी बैलेंस करते हैं। इधर में +2 चार्ज तो इधर में न्यूट्रल है, इधर में -2 चार्ज होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन -1, इधर में न्यूट्रल हो गया। अगर इस केस में मैं चार्ज की बात करूं तो कितना मोल मैग्नीशियम का डिपॉजिट हो रहा है भाई, तो 1 मोल, दैट इज 1 × अगर मैं फराडे की बात करूं कितना हमारा इलेक्ट्रॉन मतलब n फैक्टर, तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फराडे, दैट इज बेसिकली 2 × 1 दैट इज 2 फराडे। तो चार्ज हम लोग कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, तो चार्ज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस दैट इज डिपॉजिटेड मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, n फैक्टर। इसी से हमारा, अरे हाँ या नहीं, इतना ही हमारा क्या आ रहा है चार्ज, कौन से यूनिट में आ रहा है, तो इतना ही चार्ज हमारा कौन से यूनिट में आ रहा है, फराडे में आ रहा है। किस चीज में आ रहा है, फराडे में आ रहा है, राइट। अब देखिए चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा नंबर ऑफ मोल उतना ही ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या एक्यूमुलेट होगा। जैसे इस केस में 1 फराडे चार्ज था तो 1 मोल हमारा ही, अगर सपोज कीजिए कि मैं चार्ज तो इस केस में निकाला, अगर आपको चार्ज ही दिया हुआ है 1 फराडे तो आपसे पूछा जाता है कितना मोल हमारा सोडियम डिपॉजिट हुआ होगा भाई, तो n फैक्टर तो इस केस में 1 है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का हमारा ये हो रहा है, गेन हो रहा है, तो नंबर ऑफ मोल कितना आता है 1 मोल। लेकिन अगर इसी केस में मैं आपको चार्ज दे देता कितना फराडे, आपको 5 फराडे चार्ज है, तब पूछे कितना सोडियम डिपॉजिट होगा, तो 1 हमारा फराडे चाहिए 1 मोल सोडियम का डिपॉजिट होने के लिए, तो 5 फराडे के लिए कितना मोल सोडियम चाहिए, 5 मोल। 5 फराडे हमारा चार्ज लगेगा तो 5 मोल सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा। दैट मीन्स चार्ज का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। तो फराडे का फर्स्ट लॉ यही है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, किसी भी इलेक्ट्रोड पे कितना सब्सटेंस हमारा डिपॉजिट हुआ है या एक्यूमुलेट हुआ है या फिर अगर गैस है तो लिबरेट हुआ है, दैट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। जितना चार्ज हम लोग ट्रांसफर करेंगे उसके कैसे प्रोपोर्शनल होगा, ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आई बात समझ में, क्लियर। दैट मीन्स फराडे का फर्स्ट लॉ सिंपली हमारा यही आ गया कि the amount of any substance that is deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the amount of electricity that is passed through the cell or amount of charge that has been flown through the cell। आई बात समझ में, दिस इज द फर्स्ट लॉ। और इसका फॉर्मूला अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मूला हर केस में क्या आ जा रहा है हमारा चार्ज को कैलकुलेट करने का, दैट इज नंबर ऑफ मोल इंटू n फैक्टर इंटू व्हाट, फराडे। उतना ही चार्ज आ रहा है हमारा, हर केस में वही आ रहा है ना, क्लियर। होप आपको एग्जाम्पल से बातें समझ में आई होंगी। तो इसका हम लोग पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि फराडे का फर्स्ट लॉ, तो इट स्टेट्स दैट amount of substance deposited और लिबरेटेड, अगर गैस होगा तो लिबरेट होगा हमारा, और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज that has been flown through the cell, राइट। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के थ्रू जितना चार्ज हम लोग ज़्यादा ट्रांसफर करेंगे उतना ही ज़्यादा सब्सटेंस हमारा क्या होगा, डिपॉजिट होगा, राइट। या फिर अगर गैस है तो लिबरेट होगा, क्लियर। दैट मीन्स हम लोग ये लिख सकते हैं दैट इज W
W stands for amount of substance that is deposited or liberated. It is basically directly proportional to Q. Q that is इतना चार्ज हम लोग क्या किए, ट्रांसफर किए हैं, राइट। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हम लोग हटाएंगे तो W इज इक्वल्स टू, हम लोग प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे कांस्टेंट लाएंगे और इस केस में कांस्टेंट होता है हमारा बेसिकली क्या चीज, Z। द कांस्टेंट इज Z, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस, राइट। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वेयर W is amount of substance डिपोजिटेड और लिबरेटेड, कि कितना सब्सटेंस या तो मेरा डिपोजिट हुआ है ना तो लिबरेट हुआ है। Q इज व्हाट, इट इज द बेसिकली चार्ज दैट हैज बीन फ्लोन और चार्ज ट्रांसफर्ड थ्रू द सेल। इस सेल के थ्रू कितना चार्ज हम लोग पास किए हैं, ट्रांसफर किए हैं, राइट। एंड Z इज व्हाट, Z इज नथिंग, इट इज सिंपली इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सेल, राइट। आई बात समझ में। तो ये बेसिकली होता है। तो एक्चुअल में हमारा फर्स्ट लॉ से हमारा जो मैथमेटिकल इक्वेशन आया दैट इज W इज इक्वल टू ZQ। बस इस मैथमेटिकल इक्वेशन को यूज करना हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो अभी हम लोग जो हर केस में वेरीफाई किए थे ना मैथमेटिकल इक्वेशन की, चार्ज कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ मोल इंटू n फैक्टर इंटू व्हाट, फराडे। तो इसको हम लोग ऑलवेज यूज करेंगे, राइट। बाकी एक्चुअल में आपके बुक ये सब में यही फॉर्मूला दिए हुए होगा, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होती है। बट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है जेड को समझने में, इसमें हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आसानी से क्वेश्चन बनेगा, राइट। तो इट इज बेसिकली समझ में होगा, आपको आई होगी बात। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। आप चाहोगे तो क्यू को जैसे करंट आई, करंट क्या होता है हमारा, चार्ज दैट इज फ्लोन पर यूनिट टाइम दैट इज Q अपॉन T। तो Q को क्या लिख सकते हैं हम लोग, I इंटू टी। तो Q को रिप्लेस भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इंटू I इंटू टी। T इज द टाइम फॉर विच द करंट हैज बीन फ्लोन एंड I स्टैंड फॉर द अमाउंट ऑफ करंट, कि कितना एम्पियर करंट हम लोग उससे फ्लो करवा रहे थे, राइट। आई बात समझ में। तो इससे हम लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं। चलिए नाउ, तो हम लोग तो ये तो इसका मैथमेटिकल इक्वेशन आया ही W इज इक्वल टू ZIT, बट इसको हम लोग कॉमनली यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हम लोग अभी जो पढ़े हैं कि Q इज इक्वल टू N इंटू N फैक्टर इंटू फराडे, हम लोग ऑलवेज उसको यूज करेंगे। आप देखोगे कि हम तुरंत आसानी से क्वेश्चन से बनेंगे उससे। तो हमारा फॉर्मूला फॉर एप्लीकेशन कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट इज चार्ज दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड थ्रू द सेल इट इज इक्वल टू, अभी जैसे हर केस में आपको वेरीफाई किया था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस दैट इज डिपोजिटेड इंटू n फैक्टर, n फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला केस इंटू व्हाट, फराडे, n इंटू n फैक्टर इंटू फराडे, राइट। तो इस टाइप से हम लोग आसानी से इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, राइट। एक हमारा भी जस्ट एक्सप्रेशन आया है W इज इक्वल टू ZQ। दोनों एक्सप्रेशन तो हमारा सेम ही है, ये भी हमारा फर्स्ट लेवल इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू चार्ज का एक्सप्रेशन है, इधर से भी चार्ज ही रिलेट हुआ है। आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में रिलेट करके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे इस केस में अगर मैं बात करूं तो Q को क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस दैट इज डिपोजिटेड और लिबरेटेड, ये हो जाएगा वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई मोलर वेट, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास होगा ना, इंटू n फैक्टर इंटू व्हाट, फराडे, राइट। दैट मीन्स हम लोग को W को एक तरफ लाना है, बाकी Q को दूसरे तरफ। तो W को एक तरफ, बाकी सारे को इस तरफ। दैट मीन्स Q इंटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई n फैक्टर इंटू फराडे दैट इज इक्वल टू व्हाट, W। दैट मीन्स W इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई n फैक्टर इंटू फराडे इंटू Q, राइट। यही एक्सप्रेशन हमारा आ गया, यह सेम टाइप का आ गया, W इज इक्वल टू समथिंग इंटू Q। वहाँ पे समथिंग क्या चीज़ है हमारा Z, और Z का वैल्यू इन दोनों के इक्वेशन को रिलेट करेंगे तो कितना आ गया, तो Z का वैल्यू इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर इंटू फराडे। ये होता है किसका वैल्यू, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो हर केस में आपको Z का वैल्यू पहले फाइंड करना पड़ेगा, जो कि होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई n फैक्टर इंटू फराडे। इसलिए हम डायरेक्ट उसको नहीं यूज करके तब आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा कि चार्ज दिया हुआ रहेगा तो निकालना पड़ेगा कितना हमारा
अमाउंट डिपॉजिट हुआ नहीं हुआ, फिर हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो जेड हमारा क्या आ गया, ये जो जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है दैट इज बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, इसी को तो हम लोग इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं ना, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज बेसिकली इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। ये सिर्फ आपके जानने के लिए है, यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, राइट, क्लियर। होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हम लोग का मेन क्या चीज़ निकला कि चार्ज से हमारा क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा चार्ज का फ्लो करवाएंगे हम लोग सेल में, उतना ज़्यादा हमारा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, नहीं तो लिबरेट होगा, राइट, क्लियर। होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर, आसान सा है, तुरंत क्वेश्चन बनेगा। कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस आना चाहिए कि एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या बन रहा है। प्रोडक्ट ही डिसाइड करने आपको नहीं आएगा तो फिर उसका अमाउंट कहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, वो तो कभी होने वाला ही नहीं है। तो पहले तो प्रोडक्ट डिसाइड करना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, राइट। जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड, calculate mass of sodium deposited if a current of 5 ampere is passed through molten NaCl for 20 सेकेंड। क्लियर। क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पास थ्रू मोल्टेन NaCl फॉर 20 सेकेंड। हमारा मोल्टेन NaCl इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ये क्या चीज़ है बेसिकली आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो इस इलेक्ट्रोलाइट से ध्यान में देना है कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, मोल्टेन। मोल्टेन मतलब इसमें और कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ NaCl होगा। अगर उससे उस इलेक्ट्रोलाइट से हम लोग 5 एम्पियर करंट को फ्लो करवा रहे हैं कितने देर के लिए, 20 सेकंड के लिए, तो आप बताइए कि भाई कितना सोडियम डिपॉजिट होगा। ठीक है, पहले तो आपका मोल्टेन NaCl है, मोल्टेन NaCl। तो NaCl पहले तो हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट किस पे क्या बनेगा। तो NaCl तो पहले अपने आयंस में ब्रेक कर जाएगा, दैट इज Na+ और किस चीज में Cl माइनस में। अगर मैं बात करूँ रिएक्शन है कैथोड की, तो कैथोड में आपको बता चुका हूँ कैसा चार्ज होता है इस केस में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल केस में निगेटिवली चार्ज, तो उस पर पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होकर के जाएगा। तो Na+, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को, ये न्यूट्रल सोडियम में डिपॉजिट हो जाएगा, राइट। अगर मैं रिएक्शन बात करूँ कि एनोड पे क्या होगा, तो एनोड इस केस में होता है पॉजिटिवली चार्ज और उस पर होता है ऑक्सीडेशन है, तो यहाँ Cl- जाएगा और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा डाइक्लोरीन गैस में, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा चार्ज अप। आपको ये सब सारा बैलेंस करना आता है। हम लोग को क्लोरीन वाले से तो मतलब है नहीं भाई, हम लोग को क्या चीज़ से मतलब है कि हमारा कितना सोडियम सॉलिड डिपॉजिट हुआ है, राइट। तो इस केस में हम लोग क्या लगा सकते हैं, फैराडे का फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। क्या होता है, Q = नंबर ऑफ मोल इंटू n फैक्टर इंटू वाट, फैराडे, दैट इज Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तो हम लोग को दिया हुआ है करंट और टाइम दोनों। पहले देख लो आप, SI यूनिट में है ना, हाँ ये भी SI यूनिट। अगर टाइम आपका मिनट में रहता है इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो SI यूनिट में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं I × T। I स्टैंड फॉर करंट, T स्टैंड फॉर टाइम। इसको नंबर ऑफ मोल को क्या लिख सकते हैं, गिवन वेट ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम इंटू n फैक्टर इंटू फैराडे। एनी कंफ्यूजन, नो सर। करंट कितना फ्लो कराया गया भाई, तो 5 एम्पियर SI यूनिट, ठीक है। टाइम का भी SI यूनिट दैट इज 20 सेकेंड। गिवन वेट ऑफ सोडियम यही तो अपन को निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम हमारा होता है 23 ग्राम, दैट इज n फैक्टर। तो n फैक्टर इस केस में कितना हमारा इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, दैट इज 1। और फैराडे का वैल्यू, 1 फैराडे का वैल्यू कितना, 96500 कूलम, राइट। यही होता है ना हमारा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ फैराडे का फैराडे क्यों नहीं छोड़ दिए, अरे बेवकूफ़, यहाँ पे Q को हम लोग IT में रिप्लेस कर दिए तो चार्ज आ गया ना, करंट इंटू टाइम। तो ये इतना कूलम चार्ज आ गया, तो इसको भी कूलम में करेंगे तभी तो कूलम से कूलम कैंसिल होगा। इधर कूलम में हो गया, इधर फैराडे में, कैंसिल कभी होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा सारा कुछ लिख लिया हम लोग SI यूनिट में। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दैट मीन्स वेट ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड दैट इज इक्वल टू 5 × 20 × 23 डिवाइडेड बाई 96500 इतना ग्राम। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आसानी से आपका मास ऑफ सोडियम डिपॉजिट निकल जाएगा ना। बस इसी टाइप से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। काफ़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं,
बहुत ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला हम लोग यही वाला यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल टू N इंटू एन फैक्टर इंटू फराडे। वो W इज इक्वल टू ZIT वाला फॉर्मूला थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग है, इस वजह से ये फॉर्मूला आसान है, तुरंत आप इसको अप्रोच करोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में तो आपको मास ऑफ सोडियम डिपॉजिट बोला था। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको बोल देता ऑल्सो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस इवॉल्व एट STP। ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैं आपको ये भी बोल दिया कि और भी कैलकुलेट कीजिए कि कितना हमारा क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रहा है, निकल रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस एट STP। अगर हमारा कंडीशन STP वाला है तो इसमें से क्लोरीन गैस का वॉल्यूम निकालिए। अरे तो वॉल्यूम निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप STP पे पढ़े होंगे कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई कितना वॉल्यूम, 22.4 लीटर। 1 मोल गैस एट STP, ये एट STP की कंडीशन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप PVG को NRT से सॉल्व भी कर सकते हो। तो 1 मोल कोई भी गैस कितना ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर। तो 5 मोल होगा तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 होगा 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही वॉल्यूम ना हमारा इवॉल्व होगा। तो पहले तो उस केस में हम लोग मोल निकालते हैं Cl2 का। ठीक है, 1 मोल इतना करा है तो n मोल होगा तो उतना करेगा हमारा, तो पहले मोल्स ऑफ Cl2। नाउ इसके लिए Cl2 के लिए फिर से लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ Cl2 इंटू n फैक्टर इंटू फराडे। कोई कन्फ्यूजन? Q को क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ Cl2। हम लोग को वेट नहीं चाहिए, मोल ही चाहिए, तो मोल से डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा, तो मोल ही रहने देते हैं, इंटू n फैक्टर इंटू फराडे। नाउ I का वैल्यू कितना है 5, टाइम का वैल्यू 20 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ Ca2 चाहिए अपन को। n फैक्टर इस केस में अगर मैं देखूं तो कितना इलेक्ट्रॉन का हमारा 2, दैट इज n फैक्टर इज 2। एंड फराडे की वैल्यू अगर हम लोग चेक करें तो दैट इज 96500 कूलम। यूनिट लेने की जरूरत नहीं, कैंसिल हो जाएगा कूलम से कूलम। दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ Cl2 दैट इज बेसिकली 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500। इतना हमारा मोल Cl2 का आ गया। अब 1 मोल STP पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 22.4 लीटर। तो इतना मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा, दैट विल वॉल्यूम हमारा इवॉल्व, और ये हमारा कौन से इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रहा है एनोड पे। तो वॉल्यूम इवॉल्व दैट इज 1 मोल इतना, तो इतना मोल कितना करेगा, तो 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500 इंटू कितना 22.4 लीटर। इतना वॉल्यूम हमारा क्या कर जाएगा, आसानी से इवॉल्व हो जाएगा क्लोरीन गैस का। राइट, होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। इस पे प्रॉब्लम्स काफ़ी पूछे जाते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रॉब्लम्स काफ़ी आसान होते हैं। ये चैप्टर काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, काफ़ी आसान है, कोई बहुत बड़ा इस चैप्टर में बहुत बड़ा कोई ये नहीं है। लास्ट का हम लोग थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे, वो सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, तो उसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो वो सब फिलहाल अभी हम लोग मेमोराइज नहीं करते हैं, जब पेपर आता है तो उसको हम लोग चुपचाप रट लेते हैं। बैटरी ये सब जब हम लोग पढ़ेंगे, बाकी चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, आप सिर्फ अच्छे से पढ़ोगे तो। ठीक है, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है इस टाइप से कुछ हमारा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कैलकुलेट मोल्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, कैलकुलेट मोल्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड if 1 ampere current is passed from, if 1 ampere current is passed from copper sulfate solution CuSO4 solution for 1 hour, also calculate volume of oxygen gas evolved at STP। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कैलकुलेट मोल्स ऑफ कॉपर डिपॉजिट, कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ होगा अगर हम लोग 1 एम्पियर करंट को पास किए होंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से।
कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, मोल्टेन CuSO4 नहीं दिया, CuSO4 का सोल्यूशन, दैट मीन्स समझ ही जाना है सोल्यूशन है, दैट मीन्स सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर, दैट मीन्स एक्वा सोल्यूशन हो गया, राइट। तो फॉर 1 आवर ऑल्सो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ, तो पहले तो हम लोग को देखना पड़ेगा भाई कि कौन से इलेक्ट्रोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तभी तो हम लोग एन फैक्टर ये सब पता कर पाएंगे। इक्वेशन जब तक नहीं लिखेंगे तब तक नहीं पता चलेगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है एक्वस CuSO4, CuSO4 तो बेसिकली टूट जाएगा आपका Cu2+ और SO4 -2 में, राइट। एनी कंफ्यूजन? नो सर। ना अगर हम लोग बात करें रिएक्शन एट कैथोड की, तो कैथोड होता है कैसा चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल, उस पर पॉजिटिव हमारा आयन जाएगा, दैट मीन Cu2+, Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल कॉपर में डिपॉजिट हो चुका हमारा, ठीक है, राइट। जबकि हमारा एक्वस है, दैट मीन्स वाटर है, और वाटर पे हम वाटर का कैथोड पे आपका रिडक्शन वाला एक्सप्रेशन बता चुका था कि वाटर रिड्यूस वगैरह कौन सा गैस हमारा बन जाता है, दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस। तो ये हो जाता है मेरा 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, प्लस कितना हाइड्रोक्साइड है, 2 हाइड्रोक्साइड, राइट। क्लियर? आप आसानी से डिसाइड कर सकते हो कि इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, ये सब प्रीवियसली हम लोग पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल से तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये वाला रिएक्शन होगा, दैट मीन्स हमारा ये रिएक्शन कैथोड पे पॉसिबल है। सिमिलरली अगर हम रिएक्शन में की बात करूँ एनोड पे, तो एनोड होता है कैसा चार्ज, जिस केस में पॉजिटिवली चार्ज, तो सल्फेट आयन एनोड पे होता है, ऑक्सीडेशन है, तो या तो सल्फेट आयन जा सकता है ऑक्सीडाइज होने, तो सल्फेट आयन कभी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बार बार मैं बता चुका हूँ, क्योंकि सल्फर अपने पहले से पॉसिबल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब यहाँ पे दूसरा केमिकल स्पेसिस है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जब वो नहीं रहता तब ये होता। दैट मीन्स हमारा दूसरा वाटर है, तो वाटर से कौन सा गैस इवॉल्व होगा, एनोड पे होता है ऑक्सीजन गैस, ये सब पढ़ा हुआ है। पीछे की चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी तब तो कोई आपको सही में नहीं आ सकता है चीज़, तो आप बार बार पीछे की चीज़ को रिवाइज करोगे, बैकलॉग कुछ नहीं बचना चाहिए, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, याद भी हो जाएगा। नाउ ऑक्सीजन गैस की बात करूँ मैं, तो 2H2O, ये हमारा कौन सा, ऑक्सीजन गैस, प्लस बेसिकली 4H+ प्लस कितना इलेक्ट्रॉन, आई थिंक 4 इलेक्ट्रॉन, राइट, यही होगा हमारा। क्लियर? तो इस टाइप से हमारा हो गया। तो इस केस में ये रिएक्शन नहीं होगा, ये वाला रिएक्शन होगा। क्लियर? तो हम लोग तो पहले तो देख लिए, इक्वेशन लिखने से फायदा ये हो गया कि हम लोग को एन फैक्टर का टर्म पता चल गया। नाउ पहले हम लोग देखते हैं मोल्स ऑफ कॉपर डिपॉजिट, तो कॉपर के लिए लगाते हैं, तो Q इट इज इक्वल टू मोल ऑफ कॉपर इंटू एन फैक्टर इंटू फराडे Q को क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी, करंट इंटू टाइम, दैट इज इक्वल टू मोल ऑफ कॉपर इंटू एन फैक्टर इंटू फराडे। अब बात आ गई करंट 1 एम्पियर, लेकिन टाइम ऐसा यूनिट में नहीं दिया हुआ है, टाइम इज इन 1 आवर, आवर को अगर हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज 60 इंटू 60, दैट इज बेसिकली 3600, तो 3600 सेकेंड, टाइम ऐसा यूनिट में ही लेंगे ना, दैट इज इक्वल टू मोल ऑफ कॉपर निकालना ही है। एन फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो कॉपर के केस में एन फैक्टर का वैल्यू कितना हो गया 2, और फराडे की बात करूँ तो इसका वैल्यू कितना होता है 96500 कुलम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिट तो कैंसिल होंगे ही। दैट मीन्स मोल्स ऑफ कॉपर दैट इज इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाई 96500, इतना मोल्स हमारा कॉपर का डिपॉजिट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ चुका। हमारे से पूछ रहा है कि ऑल्सो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट एसटीपी, ऑक्सीजन गैस का भी वॉल्यूम निकालिए जो एसटीपी पे हमारा इवॉल्व हुआ है। तो ये रिएक्शन हो रहा है, इसके लिए फिर से लगा देंगे हम लोग Q इज इक्वल टू, हम लोग को पता है 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर, तो n मोल होगा तो n इंटू इतना, तो पहले हम तो मोल निकाल लेते हैं ऑक्सीजन गैस का, तो Q इज इक्वल टू फिर से इसके लिए यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 इंटू एन फैक्टर इंटू वॉट फराडे, राइट। एनी कंफ्यूजन? नो सर, नहीं होनी चाहिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं Q को I इंटू टी, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 इंटू एन फैक्टर इंटू वॉट फराडे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए I इंटू टी, व्हाट इज I, दैट इज करंट, टाइम का ऐसा यूनिट दैट इज 3600, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 यही तो निकालना है अपने को। एन फैक्टर की बात करें तो या तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर ऑफ मोल, तो इधर में देखेंगे तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 ऑक्सीजन है तो -2 इंटू 2 दैट इज -4, यहाँ पे एलिमेंट्री फॉर्म में तो 0, -4 से 0 मतलब 4 का चेंज, नहीं समझ में आ रहा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर तो दिख ही रहा है 4, दैट इज 4 इंटू फराडे का वैल्यू दैट इज 96500। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 दैट इज 3600 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 96500, ये किसका ऑक्सीजन का हमारा मोल आ गया। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ O2 निकाल सकते हैं, कितना वॉल्यूम इवॉल्व हो गया होगा ऑक्सीजन गैस का। नाउ वॉल्यूम ऑफ O2 1 मोल ऑक्यूपाई करता इवॉल्व करता है 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, तो इतना मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा, तो 3600 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 96500 इंटू कितना लीटर 22.4 लीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस आसानी से निकल जाएगा हमारा।
क्लियर? होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट? चलिए देखिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन इसका आसान होता है। एक कभी कभी हमारा क्वेश्चन करंट इफिशियंसी से पूछ देता है, कितना करंट हम लोगों ने पास किया, उसमें हमारा इतना चीज़ डिपॉजिट हुआ, तो कितना हमारा इफिशियंट करंट था। इफिशियंट करंट करने का मतलब कि इफेक्टिव करंट। ये सब क्वेश्चन हमारे जेई या नीट के प्रॉब्लम्स में पूछे जाते हैं। नॉर्मली कैजुअली बोर्ड्स के सिलेबस में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि कैसे अगर हमारा करंट इफिशियंसी नाम से क्लियर है, इफिशियंट करंट, दैट मीन्स दैट करंट विच इज यूज्ड फॉर द डिपोजिशन ऑफ एनी सब्सटेंस ऑन एनी इलेक्ट्रॉन और लिबरेशन ऑफ एनी सब्सटेंस ऑन एनी इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? इतना इफिशियंट करंट, जितना काम का करंट है। जैसे मैंने इस केस में 1 एम्पियर पास किया, अब 1 एम्पियर हमारा यूज हो गया उसको डिपोजिट, कॉपर को डिपोजिट करने में और ऑक्सीजन गैस को इवॉल्व करने में, दैट इज 1 एम्पियर इज द इफिशियंट करंट। तो इसका इफिशियंसी कितना हो गया? 100% पूरी तरीके से वर्क किया। जबकि अगर इस 1 एम्पियर मैंने पास किया, इसमें से सिर्फ हमारा यूज होता 0.5 एम्पियर, हाफ करंट ही हमारा, हाफ एम्पियर करंट ही सिर्फ हमारा डिपोजिट करने में यूज होता, बाकी हाफ बेकार रहता। तो ये इफिशियंट करंट उतना नहीं है, मतलब ये करंट पूरी तरह से यूजफुल नहीं है। इसका इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना, 1 एम्पियर था करंट हम लोग सप्लाई कर रहे थे, बट यूज कितना हमारा, मतलब काम का कितना करंट था सिर्फ, दैट इज हाफ एम्पियर, दैट मीन्स 50%। तो करंट इफिशियंसी का कितना हो गया? 50%। तो करंट इफिशियंसी इज नथिंग, सिंपली द करंट दैट इज यूज्ड या दैट इज यूटिलाइज्ड डिवाइडेड बाय द टोटल करंट दैट इज पास्ड, और परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100। तो कभी कभी जेई के प्रॉब्लम्स में या नीट के प्रॉब्लम्स में करंट इफिशियंसी पूछ देते हैं, तो उसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन, बाकी बोर्ड्स के सिलेबस में कभी नहीं पूछ सकते हैं। बोर्ड्स के सिलेबस में इन्हीं सब चीज़ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, आसान आसान सा। आपके पास एनसीईआरटी होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक होगा, या फिर एग्जाम आइडिया, ये सब होगा, तो आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है? बाकी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम से पूछे जाते हैं इन सबसे, वो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ही, किए भी हैं कुछ पहले, इलेक्ट्रोलाइसिस पे भी करेंगे। जैसे करंट इफिशियंसी की अगर मैं बात करूं, तो करंट इफिशियंसी कि कितना हमारा करंट इफिशियंट है या यूजफुल करंट है, तो करंट इफिशियंसी इज नथिंग, इट इज सिंपली द करंट दैट इज यूटिलाइज्ड, जितना करंट हमारा यूज हुआ है सब्सटेंस को डिपॉजिट करने में किसी इलेक्ट्रोड पे या लिबरेट करने में, डिवाइडेड बाय द टोटल करंट पास्ड, जितना हम लोगों ने टोटल करंट उससे पास किया था, और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज द करंट इफिशियंसी। ऑलवेज हम लोग इसी टाइप से कैलकुलेट करते हैं। ये तो करंट के टर्म्स में हो गया। करंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? चार्ज अपॉन पर यूनिट टाइम, दिस इज ऑल्सो चार्ज पर यूनिट टाइम, तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि चार्ज यूटिलाइज्ड, जितना चार्ज हमारा यूटिलाइज किया गया है, डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज फ्लोन, टोटल चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। सेम ही बात है, इंटू 100, क्योंकि आई इज इक्वल टू होगा क्यू अपॉन टी, ये भी हो गया क्यू अपॉन टी, ये क्यू डैश मान ली दोनों हमारा अलग अलग है, तो टी से टी कैंसिल उतना ही टाइम में, तो क्यू अपॉन क्यू डैश आ गया। तो चार्ज के भी टर्म्स में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इफिशियंसी हम लोग ऑलवेज इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे प्रॉब्लम में एक आध दो इस पर भी करा देता हूँ आपको, जो ये सब में पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम्स काफ़ी आसान है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ही है। बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको निगलेक्ट कर दोगे, कोई ज़रूरत नहीं है आपके लिए, ठीक है? जैसे क्वेश्चन है कि पोटेशियम क्लोराइड KClO3 इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KCl इन बेसिक सोल्यूशन, और उसका रिएक्शन दिया हुआ है कि Cl माइनस, पहले आप पूरा क्वेश्चन ही लिख लो। पोटेशियम क्लोराइड KClO3 इज प्रिपेयर्ड, KClO3 इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KCl in basic solution, बेसिक सोल्यूशन मतलब यहाँ पे बेस का हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है? रिएक्शन दिया हुआ है Cl माइनस प्लस 6 टाइम्स द हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है? निगेटिव चार्ज है OH पे, ऐसा नहीं कि आपको कुछ और दिख जाए, बार बार नहीं है, निगेटिव चार्ज है हाइड्रोक्साइड आयन पर, ठीक है? गिव्स ClO3 माइनस प्लस 3H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, गिव्स
ClO3 माइनस प्लस 3H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। दिस इज द रिएक्शन। इसी रिएक्शन के थ्रू हमारा यही रिएक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस में। आप देख सकते हो यहाँ पे ClO3 माइनस, दैट मीन्स KClO3 बन चुका है। KClO3 को यूँ लिख सकते हैं ना, K प्लस और ClO3 माइनस, तो ये लिख दिया मतलब KClO3, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ ओनली 60% ऑफ द करंट, if only 60% of the current, if 60% of the current is utilized in the reaction, is utilized in the reaction, ठीक है। what time will be required to produce 10 gram of KClO3, comma what time will be required, time will be required to produce 10 gram KClO3, to produce 10 gram KClO3 using a current of 2 ampere, using a करंट ऑफ 2 एम्पियर। पहले तो क्वेश्चन आप अच्छे से समझो तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन कर रहा है KClO3 हम लोग एक्वस सॉल्यूशन KCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं बेसिक मीडियम में, तब हम लोग KClO3 का प्रिपरेशन करते हैं जिसका रिएक्शन आपको दिया हुआ है। चलिए, तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस से मतलब है नहीं, रिएक्शन से मतलब होता है। क्वेश्चन में मेन पार्ट ये कह रहा है कि इफ ओनली 60% ऑफ द करंट इज यूटिलाइज, सिर्फ और सिर्फ करंट का कितना परसेंट यूटिलाइज हो रहा है, 60%, मतलब जितना भी हम लोग उससे करंट उसको दे रहे हैं, फ्लो करवा रहे हैं, उसमें से 60% करंट ही यूज का करंट है, मतलब इफिशिएंट करंट इज ओनली 60% इन द रिएक्शन। व्हाट टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 ग्राम KClO3 यूजिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, मतलब 2 एम्पियर करंट हम लोग उससे फ्लो करवा रहे हैं, उसमें से सिर्फ 60% हमारा यूज का है, तो कितना टाइम लगेगा 10 ग्राम KClO3 को डिपोजिट होने में या बनने में, प्रोड्यूस होने में, राइट। क्लियर। अब देखिए, पहले तो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इंटू n फैक्टर इंटू वॉट, फराडे। मास दे दिया KClO3 का, तो मोल ऑफ KClO3 निकाल सकते हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं चार्ज का वैल्यू, राइट। तो चार्ज का वैल्यू निकाल सकते हो, चार्ज को आप लिख सकते हो करंट इंटू वॉट, टाइम, तो इट इज इक्वल टू n इंटू n फैक्टर इंटू फराडे, ये कांस्टेंट है, वैल्यू इज 96500। n फैक्टर इस केस में देख लें कितना इलेक्ट्रॉन का चांस 6, दैट इज 6। नंबर ऑफ मोल KClO3 का निकाल सकते हैं, मास दिया हुआ है तो मोलर मास से डिवाइड करके, तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट हो जाएगा। करंट हम लोग को दिया हुआ है, टाइम हम लोग को निकालना है, बट ये करंट क्या 2 एम्पियर ये करंट होगा? ये चार्ज कौन सा चार्ज है? वैसा चार्ज है जो इतना हमारा n मोल KClO3 को डिपोजिट करने में यूज हो रहा है, तो ये चार्ज उसी करंट से आएगा जो करंट एफिशिएंट करंट होगा। तो यहाँ पे जो करंट लिखेंगे ये दोनों का 2 एम्पियर हमारा एफिशिएंट करंट नहीं है, उसका सिर्फ कितना एफिशिएंट है, 60% एफिशिएंट है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितना करंट एफिशिएंट है, राइट। तो हम लोग सोल्यूशन में पहले तो ये देख लेंगे कितना हमारा करंट यूज का करंट है, लिख लेंगे द करंट एफिशिएंट करंट और करंट विच इज एफिशिएंट करंट, कि कितना करंट हमारा यूज का है, क्योंकि बाकी तो बर्बाद है। दैट इज बेसिकली 60% ऑफ 2 एम्पियर। 2 एम्पियर हम लोग करंट फ्लो करा रहे हैं, उसका सिर्फ 60% यूटिलाइज हो रहा है, आपको बताया जा रहा है, तो वैल्यू इसका निकाल सकते हैं। 60% मतलब 60 डिवाइडेड बाई 100 इंटू व्हाट, 2 एम्पियर, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, दैट इज 3 2 जा 6 अपॉन 5, तो 6 अपॉन 5 एम्पियर ही सिर्फ हमारा यूज का करंट है, राइट। अब हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, दैट इज I, दैट इज एफिशिएंट into time taken, it is equal to number of mole of KClO3 into n factor into Faraday। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, राइट। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द इफिशिएंट करंट, दैट इज 6/5 एम्पियर। टाइम अपन को पता नहीं तो सपोज कीजिए t सेकेंड, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, दैट इज लिख देंगे वेट अपॉन मोलर वेट, तो 10 ग्राम में है, मोलर वेट निकालिए KClO3 का। पोटेशियम दैट इज 39, क्लोरीन दैट इज 35.5 एंड इट इज 16 इंटू 3। अब जोड़ते रहो इसको आप, 39 प्लस 35.5 प्लस 48 दैट इज 0.5 95 14, ठीक है। 8 5 13 13 13
2 6 7 दैट इज 122.5 दैट इज डिवाइडेड बाई 122.5 ये मोलर वेट, तो वेट अपॉन मोलर वेट दैट इज मोल्स इंटू एन फैक्टर, कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 का इंटू, या फिर एन फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से भी देख सकते हो, यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे आप चेक करोगे तो x - 6 इज इक्वल टू माइनस कितना हो गया, हाँ x - 6 इज इक्वल टू -1, तो मतलब यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +5 से 0 में 5 का चेंज और एक और कम है -1, मतलब टोटल 6 का चेंज, तो 6 हो गया एन फैक्टर, और फराडे का वैल्यू तो आपको मालूम ही, इट इज 96500 कूलम। अब तो टाइम निकल जाएगा सेकंड में, दैट इज 10 × 6 × 96500 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये भी ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू यहाँ पे पहले से ही है 122.5, 6 से 6 कैंसिल, टाइम जो सॉल्व करोगे आपका सेकंड में आ जाएगा, ठीक है, और इस सेकंड को आप जब आवर में कन्वर्ट करोगे तो ये बेसिकली 10.94 आवर आ जाएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 11 आवर। ठीक है, तो ध्यान देना है कि ये जो चार्ज हम लोग लिखते हैं वो चार्ज लिखते हैं जो कि हमारा इतने सब्सटेंस को डिपॉजिट करा रहा है या लिबरेट करा रहा है, तो वो चार्ज उसी करंट से आएगा जो इफिशिएंट करंट होगा, इफिशिएंट करंट होगा। तो जब कभी भी करंट इफिशियंसी वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें लोग चेक करते हैं कि कितना करंट हमारा इफिशिएंट है, राइट, क्लियर, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन भी हमारा रहता है, राइट। चलिए, तो इससे रिलेटेड इफिशिएंट करंट से रिलेटेड आपके असाइनमेंट्स में मैं आपको और भी प्रॉब्लम्स दूंगा। अभी हम लोग एक और देख लेते हैं, कभी कभी थिकनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि इतना हमारा कितना थिकनेस होगा, इतना करंट हम लोग पास करेंगे इतने टाइम के लिए, तो कितना थिकनेस का सब्सटेंस हमारा या सोडियम डिपोजिट हो जाएगा कैथोड पे एक्सेट्रा, इस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो एक प्रॉब्लम वो भी देख लेते हैं। बोर्ड वालों, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उतना ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा उसके लिए ठीक है, इनफ है। ये सबसे इससे रिलेटेड बोर्ड्स में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, हाँ, लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पेपर देना है तब तो आपको ये सब चीज़ें आनी पड़ेंगी। ये सब तभी आएंगी जब आपको बेसिक चीज़ें आएंगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिकनेस से रिलेटेड हम लोग एक आध प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज the density of copper is 8.94 ग्राम पर ml, ठीक है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ कूलम नीडेड टू प्लेट, फाइंड आउट द नंबर ऑफ कूलम, दैट मीन्स हम लोग को चार्ज कैलकुलेट करना है, needed to plate on area of 10 into 10 to the power, needed to plate an area of 10 into 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 into 10 का हमारा कोई एरिया है, उसको हम लोग को क्या करना है, प्लेट करना है टू अ थिकनेस ऑफ 10 to the power to a thickness of 10 का पावर -2 सेंटीमीटर, मतलब इतने एरिया पे प्लेट करना है और कितना मोटा प्लेट करना है, तो दैट इज 10 to the power -2, राइट, ठीक है। यूजिंग CuSO4 सोल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट, यूजिंग CuSO4 सोल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इज बेसिकली 63.5, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन पहले समझिए बात, कॉपर का डेंसिटी दिया हुआ है 8.94 ग्राम पर ml, फाइंड आउट द नंबर ऑफ कूलम, दैट मीन्स चार्ज कैलकुलेट करना है, कितना चार्ज हम लोग को लगेगा, हम लोग को प्लेट करना है, मतलब लेयर चढ़ाना है एक एरिया जो कि कितना है 10 into 10, मतलब 10 into 10 स्क्वायर शेप का हमारा एरिया है,
लेंथ भी 10, ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर। इसको पूरे अच्छे तरीके से पहले तो प्लेट करना है और साथ में इसका थिकनेस, मतलब एक तो इस लेयर पे प्लेट करना है, फिर इसके ऊपर प्लेट करते 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 इतना थिकनेस मोटा भी करना है, और इसका थिकनेस मतलब हाइट की अगर मैं बात करूँ तो हाइट कितना होना चाहिए 10⁻⁻2 सेंटीमीटर यूजिंग CuSO4 का सोल्यूशन। CuSO4 का सोल्यूशन हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में यूज किए हैं। उससे हम लोग को कॉपर को इस पे प्लेट करना है, कॉपर को इस पे डालना है और इतने थिकनेस तक डालना है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है कितना चार्ज लगेगा, राइट। चलिए देखिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि हमारा कितना मास हमारा कॉपर का डिपॉजिट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को निकालना है चार्ज का वैल्यू। तो Q का वैल्यू निकालना है, तो Q बेसिकली होता क्या है N इंटू एन फैक्टर इंटू फराडे। ये दोनों तो हम लोग निकाल ही लेंगे। फराडे कांस्टेंट है, एन फैक्टर कॉपर के केस में देखेंगे तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हो जाएगा। मोल्स ऑफ कॉपर निकल जाएगा। मोल्स ऑफ कॉपर क्या होता है, दैट इज वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ कॉपर इंटू एन फैक्टर इंटू फराडे। चार्ज निकालने को है, ये वैल्यू पता है अपन को, ये वैल्यू भी हम लोग निकाल ही लेंगे। मोलर वेट तो हम लोग कॉपर का दे दिया। वेट ऑफ कॉपर जब तक नहीं पता होगा तब तक हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं क्या? नहीं। तो पहला काम क्या चीज है, वेट ऑफ कॉपर पता करना। और वेट पता या मास पता करने के लिए हम लोग को डेंसिटी दिया हुआ है, तो हम लोग पहले डेंसिटी का यूज करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ कॉपर इट इज इक्वल टू बेसिकली मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई व्हाट, वॉल्यूम ऑफ कॉपर। अरे होएगा नहीं होगा, होगा ना, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ कॉपर। हम लोग को निकालना है मास ऑफ कॉपर दैट इज यूज्ड। तो मास ऑफ कॉपर इट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। नाउ डेंसिटी दैट इज बेसिकली 8.94 ग्राम पर ml, ml दैट मीन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग को निकालना है वॉल्यूम। ये आपका 10 इंटू 10 का था, ठीक है, और इसको हम लोग कितना 10⁻⁻2 सेंटीमीटर तक और हम लोग कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग, तो वॉल्यूम निकालते हैं, आपको अगर पता होगा तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। क्यूबॉइड मतलब हमारा तीनों साइड डिफरेंट ही हो सकता है। क्यूब का निकालते हैं एल क्यूब, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, 3 बार हम लोग सेम, तो सेम ही इसमें लेंथ और ब्रेथ तो सेम है, लेकिन हाइट सेम फिर से 10 सेंटीमीटर नहीं है, तो ये तो बेसिकली होगा एल इंटू बी इंटू एच, राइट। लेंथ इज बेसिकली 10, ब्रेथ इज ऑल्सो 10 एंड हाइट इज हाउ मच, इज 10 का पावर -2, तो दैट इज 10 का पावर -2। यूनिट लिखेंगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml भी होता है, दैट मीन्स यूनिट डेंसिटी और वॉल्यूम का तो सेम है। तो ये हो गया 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर -2 ml, कैंसिल हो गया, दैट मीन्स कितना ml आ गया, वॉल्यूम 1 ml, राइट। तो वॉल्यूम हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 ml आ गया, दैट इज वॉल्यूम इज 1। यूनिट सेम करना था, इसको सेंटीमीटर क्यूब तो इसको भी सेंटीमीटर क्यूब या फिर दोनों को ml। तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट कितना आ गया 8.94, और मास किस चीज में आएगा, ऑब्वियसली ग्राम में, क्योंकि मिलीलीटर से मिलीलीटर तो कैंसिल हो चुका है। अब मास निकल गया, अब तो हमारा चार्ज का वैल्यू निकल जाएगा, नहीं निकलेगा क्या? तो आप आसानी से आप चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर। तो लिख सकते हैं हम लोग Q इट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट इज कॉपर डिपॉजिट दैट इज बेसिकली 8.94 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर वेट दैट इज बेसिकली 63.5 इंटू एन फैक्टर। कॉपर के केस में कैसे डिपॉजिट होगा, तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, ऐसे ही डिपॉजिट हो रहा होगा हमारा ना। अरे इलेक्ट्रोलाइसिस अब पूरा लिखने का मतलब नहीं है, हम लोग कॉपर का सिर्फ देखना है तो हम लोग देख लेंगे ये वाला, ठीक है। तो इंटू 2 इंटू फराडे का वैल्यू दैट इज 96500, इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो Q इज इक्वल टू इतना हमारा क्या आ जाएगा, कूलम आंसर, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बता दूँ दैट इज बेसिकली इक्वल टू 27171.96 कूलम, 27171.96 कूलम, दैट इज आंसर 27171.96 कूलम। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो एक तो हमारा बेसिक सा प्रॉब्लम है, मास निकालिए, वॉल्यूम निकालिए, STP NTP ये सब पे, तो वो सब प्रॉब्लम हमारे बोर्ड सेशन में पूछे जाते हैं। जेई में थोड़ा सा करंट इफिशियंसी से भी प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, और साथ में इस टाइप से डेंसिटी मतलब वॉल्यूम थिकनेस के टर्म्स में, कि हम लोग प्लेट कर रहे हैं, डिपॉजिट हो रहा है, इतने हाइट तक डिपॉजिट हुआ तो कितना हमारा चार्ज लगेगा, या फिर इतना चार्ज हम लोगों ने दिया तो कितने हाइट तक डिपॉजिट होगा, इतने एरिया को अगर हम लोग प्लॉट करें तो समथिंग इस टाइप से क्वेश्चंस जो कि आपको और भी असाइनमेंट्स में मिलेंगे, आप उसको सॉल्व करोगे। बाकी प्रॉब्लम्स इन सब के भी आसान होते हैं, ऐसे कुछ नहीं है कि मुश्किल है। तो ये सब सारी बातें थी आपके फराडे के फर्स्ट लॉ के बेसिस पे। अब हम लोग देखते हैं फराडे का सेकेंड लॉ, जिसका सिर्फ स्टेटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ज़्यादा हमारा ये लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं अगर आपको ये लॉ ध्यान में रहेगा तो। अगर नहीं भी ये लॉ ध्यान में है तो हम लोग फर्स्ट लॉ के हेल्प से इनके क्वेश्चंस को करते हैं। तो अवर नेक्स्ट इज बेसिकली फराडे सेकेंड लॉ।
फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए फैराडे का सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि दिस इज इलेक्ट्रोलाइट नंबर ए, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट नंबर बी, राइट। इस केस में हमारा कुछ भी डिपॉजिट हो रहा है, सब्सटेंस ए इस पे डिपॉजिट हो रहा है, इस केस में सब्सटेंस बी इस पे डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, मान लेते हैं फिलहाल। तो सेकेंड लॉ इसका ये बोलता है कि अगर हम लोग सेम चार्ज या सेम इलेक्ट्रिसिटी फॉर द सेम टाइम इंटरवल डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पास करेंगे, इफ द सेम चार्ज इज फ्लोन थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर द सेम टाइम पीरियड, सेम टाइम के लिए, तो उस केस में मास ऑफ सब्सटेंस दैट इज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज ऑलवेज इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। वो हमेशा कितने के इक्वल हो जाता है, हमारा इक्विवेलेंट वेट। जैसे मान लीजिए कि इधर से भी हम लोगों ने Q चार्ज को पास किया, इधर से भी कितने चार्ज को पास किया, Q चार्ज, दोनों केस में हमारा कांस्टेंट है। देन अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, सब्सटेंस ए का जितना मास डिपॉजिट होगा दैट इज वेट ऑफ ए दैट इज डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ बी, इसका जो रेशियो होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी, राइट, क्लियर। तो यही हमारा कहने का मतलब ये हो गया कि इफ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, the amount of different substance that is produced at the electrode is directly proportional to their respective equivalent weight। उसके रिस्पेक्टिव इक्विवेलेंट वेट के बराबर में होता है। और इक्विवेलेंट वेट होता क्या चीज़ है बेसिकली, तो इट इज़ नथिंग, इट इज सिंपली मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन फैक्टर ऑफ ए, और ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी क्या होगा, दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, राइट। तो ऐसा तो सेम जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाएगा या फिर सेम करंट हमारा एक ही फिक्स टाइम इंटरवल के लिए पास किया जाएगा तब ऐसा होगा। कहने का मतलब इसका स्टेटमेंट ये हो गया कि इट स्टेट्स दैट इफ सेम amount of charge is passed through different electrolytes passed through different electrolytes, then amount of different substance deposited or liberated is directly proportional to their इक्विवेलेंट वेट। आई बात समझ में कि अगर हम लोग सेम इलेक्ट्रिसिटी को या सेम करंट को सेम टाइम इंटरवल के लिए, मतलब चार्ज एनी हाउ सेम होना चाहिए, अगर उसको हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू पास करते हैं तो जितना सब्सटेंस हमारा डिपोजिट होगा उसका जो मास होगा, ठीक है, अमाउंट मतलब मास के टर्म्स में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका इक्विवेलेंट वेट, राइट। तो आपको अगर मतलब दिया हुआ है एक का तो आप आसानी से दूसरे का भी निकाल सकते हो। बाकी अगर आपको नहीं पता है तो इसको हम लोग फर्स्ट लॉ की हेल्प से निकाल लेंगे। इस केस में चार्ज को कैलकुलेट कर लेंगे, कितना चार्ज हमारा यूज हो रहा है उतना ही चार्ज को इधर में क्यू के बराबर पुट करके यहाँ पे अमाउंट निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर डायरेक्टली आपको ये याद है तो तुरंत बन जाएगा, नहीं तो ऐसे बाकी बोर्ड सोर्स में फिर से इससे क्वेश्चन हमारे नहीं पूछे जाते, स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। तो ये दोनों था आपको बेसिकली हमारा फैराडे का लॉ। तो हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर है, तो होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी कैसे कैसे हम लोग सब्सटेंस ये सबको कैलकुलेट करते हैं। बाकी मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कर दूंगा तो उससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। साथ में ही आपको पहले के भी असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, पता नहीं आप कितना सॉल्व किए हो नहीं किए हो, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको प्लीज़ सॉल्व कीजिए। जो भी डाउट्स होता है वो आप पूछा कीजिए, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मैं पढ़ाते चला जाऊँगा, आप पढ़ते चले जाओगे। तो वैसे अगर होना रहता तो मैं जितने लोगों को पढ़ाता हूँ सबका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता, बट ऐसा कभी भी नहीं होता है, किसी भी टीचर के थ्रू ऐसा नहीं होता है। लेबर आपको करनी है तो जितना मैं कर रहा हूँ उससे ज़्यादा तो ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा। तो जो भी असाइनमेंट्स ये सब है उनको सिंसियरली आप सॉल्व करें, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, फिर टाइम ही पास होगा। ठीक है,
तो इसका भी, तो गैल्वेनिक का आपको पूरा असाइनमेंट मिला हुआ था, आप लोग उस असाइनमेंट को पता नहीं सॉल्व किए हो कि नहीं किए हो, डाउट्स अभी तक मेरे पास नहीं आया कुछ भी। चलिए आपकी मर्जी, जैसा आप करना चाहो आपके लिए ठीक है। मैं सिर्फ आपको बोल ही सकता हूँ, मतलब प्रेस तो नहीं कर सकता। तो इसका भी असाइनमेंट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे, जो भी डाउट्स होगा उसको आप पूछोगे। ओके, थैंक यू सो मच।